हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बायोबॉफिन। और आज हम आपके लिए एक न्यू सीरीज लेकर के आए हैं जिस सीरीज का नाम है 5 क्वेश्चंस 5 टॉपिक रिवीजन। अब इस सीरीज का मेन मोटिव जो है वो यही है कि जो आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स हैं जीआरएफ के, उनको हम कैसे टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सीएसआर से मिलता जुलता ही सिलेबस जो है वो सबका रहता है। तो हम क्या करेंगे, जो भी आपके अपकमिंग एग्जाम है, जैसे अभी आपका अक्टूबर में आने वाला जेके सेट है, तो इसके हम कोई भी रैंडमली 5 क्वेश्चंस हम उठाएंगे, क्योंकि हम लाइफ साइंसेज के स्टूडेंट्स हैं तो हम लाइफ साइंसेज का ही क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। तो 5 क्वेश्चंस हमने रैंडमली उठाए हैं, तो जिस भी टॉपिक से वो बिलोंग करेंगे हम पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो साइड बाय साइड रिवाइज करते हुए चलेंगे। इससे होगा क्या, एक तो आपकी रिवीजन बढ़ जाएगी और इससे आपको रिकॉल करना भी इजी रहेगा। जब आप एग्जाम में बैठोगे, पेपर में बैठोगे, आपको वो टॉपिक दिखेगा और आपको फटाक से सारा का सारा जो टॉपिक है वो एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में रिकॉल हो जाएगा। तो इससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी पेपर में, राइट। तो ये पूरा का पूरा मोटिव है इस सीरीज को लॉन्च करने का। तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वो कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कैसे हम पूरा का पूरा सीरीज को कवर अप करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन साइटोकाइनिन सिग्नलिंग पाथवे। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है बेसिकली हमने ये 5 क्वेश्चन जेके सेट के पेपर से उठाए हैं। तो जो लोग जेके सेट को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए काफी फायदेमंद होने वाला है, और जो लोग सीएसआर के लिए कर रहे हैं उनके लिए ये रिवीजन की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे आपसे इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि साइटोकाइनिन सिग्नलिंग पाथवे में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। तो आपको बताना है कि पहले कौन सा इवेंट होगा, देन उसके बाद। ठीक है, तो इस तरह से आपको इवेंट्स बताने हैं। यहाँ पे इन्होंने हिस्टडीन को हिस लिखा होगा और एएचपी को अरेबिडोप्सिस थैलियाना हिस्टडीन फोस्फो ट्रांसफर प्रोटीन, इसके लिए ये शॉर्ट फॉर्म यूज की है इन्होंने एएचपी। ठीक है, तो अब आपको पूरा का पूरा सिग्नलिंग पाथवे बताना है। शुरू करते हैं। क्या होता है साइटोकाइनिन सिग्नलिंग पाथवे में? आपके पास होता है साइटोकाइनिन। क्या है ये है आपका लाइगेंड। तो ये लाइगेंड बेसिकली जो हमारी ईआर की मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर रहता है इसका रिसेप्टर। ठीक है, रिसेप्टर कैसा होता है? मेम्ब्रेन लोकलाइज होता है, मतलब कि मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहता है। रिसेप्टर का नाम होता है हिस्टिडीन काइनेज रिसेप्टर। अब ये साइटोकाइनिन जो है ये आएगा और अपने रिसेप्टर के ऊपर बाइंड कर जाएगा। जैसे ही ये बाइंड करेगा यहां पर ऑटोफॉस्फोराइलेशन ट्रिगर हो जाएगी। अब जैसे ही यहां पर ऑटोफॉस्फोराइलेशन होगी, यहां से ये फॉस्फेट कहां पर ट्रांसफर होगा? AHP पे। ठीक है, जो आपको बता रखा है ऑलरेडी क्या है, अरेबिडोप्सिस थैलियाना हिस्टिडीन फोस्फो ट्रांसफर प्रोटीन। ठीक है, तो इस प्रोटीन के ऊपर बेसिकली AHP प्रोटीन के ऊपर क्या होगा? फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे ही ये इसके ऊपर ट्रांसफर होगा ये जाएगा फर्दर न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में जाएगा, जैसे ही ये एंटर करेगा AHP, क्या है ये? फॉस्फोराइलेटेड है। यहां पर इसका सामना किसके साथ होगा? रिस्पॉन्स रेगुलेटर जीन्स के साथ। ठीक है, क्या कहते हैं उनको? अरेबिडोप्सिस रिस्पॉन्स रेगुलेटर जीन्स, ARR। दो टाइप की ये होती हैं, एक होता है हमारे पास टाइप बी, एक होता है हमारे पास टाइप ए। अब जो ये AHP है जो कि फॉस्फोराइलेटेड है, ये किसको ढूंढेगा? ये ढूंढेगा टाइप बी को। ठीक है, जैसे ही इसे टाइप बी मिलेगा ये अपना फॉस्फेट ग्रुप इस टाइप बी को ट्रांसफर कर देगा। जैसे ही टाइप बी फॉस्फोराइलेट होगा ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फर्दर एक्टिव। ठीक है, अब कहानी कहां से शुरू होती है? कहानी शुरू होती है कि आपका जो टाइप बी रिस्पॉन्स रेगुलेटर जीन है वो हो चुकी है फॉस्फोराइलेट और वो हो चुकी है एक्टिव। अब ये क्या करेगी? क्योंकि ये एक तरह से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह एक्ट करती है, ये जाएगी फर्दर डीएनए के पास। जैसे ही ये डीएनए के पास जाएगी, अब आपको पता है जब भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डीएनए के पास जाता है पूरी की पूरी ट्रांसक्रिप्शन शुरू होती है, ट्रांसलेशन होती है, प्रोटीन बनती है। ठीक है, दैट मीन्स कि जीन का एक्सप्रेशन होता है। अल्टीमेट जो रिजल्ट है वो क्या होगा? डीएनए के साथ जब भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड करेगा तो कोई ना कोई जीन का एक्सप्रेशन होना होगा, तभी ये पूरा प्रोसेस होता है। दैट मीन्स कि जो टाइप बी है
वो किसी ना किसी जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर रही है, और वो कोई और जीन नहीं होती है, वो होती है साइटोकाइनिन रिस्पॉन्सिव जीन। ठीक है, तो इसका बेसिकली एक्सप्रेशन शुरू हो जाता है, दैट मीन्स कि साइटोकाइनिन बनना शुरू हो जाएगा। अब एक टाइम आएगा, ये बनता रहेगा बनता रहेगा बनता रहेगा, अब सेल को और ज्यादा नहीं चाहिए। ठीक है, उस टाइम पे जो ये साइटोकाइनिन बन चुका है, ये साइटोकाइनिन जाएगा किसके पास, टाइप ए के पास। अभी हमने बताया था आपको कि जो ARR है वो दो तरह की होती है, टाइप बी और टाइप ए। ठीक है, टाइप बी जो है वो तो एक्टिवेट हो रही है, डीएनए के पास जा रही है और इसका एक्सप्रेशन करवा रही है साइटोकाइनिन रिस्पॉन्सिव जीन का, जिससे साइटोकाइनिन बन रहा है। अब साइटोकाइनिन इतना पर्याप्त मात्रा में बन चुका है कि और ज्यादा सेल को जरूरत नहीं है, तो अब ये जाएगा टाइप ए के पास, और टाइप ए एक तरह से क्या है, नेगेटिव रेगुलेटर। तो ये जाएगा टाइप ए के पास, और टाइप ए क्या है, एक तरह का नेगेटिव रेगुलेटर। दैट मीन्स कि ये पूरा का पूरा पाथवे जो चल रहा था उसको जाकर के इनहिबिट कर देगा। ठीक है, जिसकी मदद से होगा क्या कि पूरा का पूरा जो सिग्नलिंग है वो डैम्पेन हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा। दैट मीन्स कि अब और ज्यादा प्रोडक्शन जो है वो टाइप बी जो रेगुलेट कर रहा था इस साइटोकाइनिन रिस्पॉन्सिव जीन को, ये रेगुलेट नहीं कर पाएगा और साइटोकाइनिन और ज्यादा बनना बंद हो जाएगा। राइट, तो इस तरह से ये पूरा सिग्नलिंग पाथवे वर्क करता है। अब होता क्या है, हम इसको कहाँ पढ़ते हैं, आपने प्लांट फिजियो में एक टॉपिक पढ़ा होगा जिसमें हमने टू कंपोनेंट सिस्टम की बात की थी। अब आप इसको टू कंपोनेंट सिस्टम कह लो या टू कंपोनेंट सिग्नलिंग कह लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहां पर होता क्या है कि जैसे ही कोई सिग्नल आता है, सिग्नल ट्रांसडक्शन होती है, तो अभी हमने जैसे पीछे भी डिस्कस किया था कि यहाँ पर हिस्टिडीन होता है ना, हिस्टिडीन काइनेज होता है। तो बेसिकली ये जो हिस्टिडीन काइनेज होता है ये ऑटोफॉस्फोराइलेशन करता है किसके ऊपर, ये ऑटोफॉस्फोराइलेशन करता है हिस्टिडीन की। ये हिस्टिडीन कहाँ प्रेजेंट होता है, रिसेप्टर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, मेम्ब्रेन वाली साइड पे, जैसे यहाँ पर जहां पे फॉस्फोराइलेशन हुई यहाँ पर कहाँ क्या होगा, हिस्टिडीन प्रेजेंट होता है। अब ये हिस्टिडीन ग्रुप जो है ये हो चुका है आपका फॉस्फोराइलेट, और ये हिस्टिडीन ग्रुप फिर फर्दर अपना फॉस्फेट किसको देता है, जो आपके ये जो रिस्पॉन्स रेगुलेटर जीन्स थे। ठीक है, जैसे कि टाइप बी है, टाइप बी के पास बेसिकली क्या होता है, जैसे ये आपके रिस्पॉन्स रेगुलेटर प्रोटीन है। ठीक है, टाइप बी मान लीजिए आप इसको। अब इस टाइप बी के पास बेसिकली क्या होता है, एस्पार्टेट रेजिड्यू होता है। ठीक है, ये फॉस्फेट जो हिस्टिडीन के पास है ये आएगा, और अब फॉस्फोराइलेशन किसकी होगी, एस्पार्टेट की होगी। ठीक है, जैसे ही एस्पार्टेट के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप आकर के जुड़ेगा, ये आपकी जो रिस्पॉन्स रेगुलेटर जीन है ये हो जाएगी एक्टिव। ठीक है, और फिर ये फर्दर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करके फिर डीएनए के पास जाएगी, और फिर जो है वो पूरी जीन का एक्सप्रेशन होगा। सारा का सारा पाथवे बिल्कुल सेम रहेगा। राइट, अब ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है ये हो क्यों रहा है, सेल में कहाँ कहाँ पे होता है, किस किस टाइम पे होता है, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इसके कुछ रीजंस हैं कि ये कब कब होगा। सबसे पहली चीज तो ये, जब सेल डिवीजन होता है या फिर ग्रोथ होती है, सेल डिवीजन और ग्रोथ, उस टाइम पर आपको ये पाथवे देखने को मिलेगा। दूसरा, जब भी प्लांट को शूट एंड रूट की डेवलपमेंट करनी होती है तब आप ये देख सकेंगे। ठीक है, तीसरा, लीफ सेनेसेंस में ये मदद करता है। चौथा, जब प्लांट में न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन होती है उस टाइम पे भी ये सिग्नलिंग पाथवे एक्टिव होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी प्लांट को रिस्पॉन्स करना है एक्सटर्नल स्टिमुलाई के लिए, उस टाइम पे भी ये पाथवे जो है वो हेल्प करता है एक्सटर्नल स्टिमुलाई में। राइट, तो ये उसके कुछ मेन फंक्शंस हैं कि ये जो पाथवे है साइटोकाइनिन सिग्नलिंग पाथवे, ये कहाँ कहाँ पर होता है, किस किस टाइम पे होता है।
तो ये इससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, राइट। अब जरा चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ऑप्शंस में भी देख लेते हैं कि क्या क्या आपसे पूछा है। पहले ऑप्शन की तरफ देखो, पहले ऑप्शन में आपको क्या बोला है कि पहले हो रही है रिसेप्टर बाइंडिंग, फिर हो रही है ऑटोफॉस्फोराइलेशन ऑफ AHP, फिर हो रही है फॉस्फोराइलेशन ऑफ एस्पार्टेट रेजिड्यू, और फिर हो रही है एक्टिवेशन ऑफ हिस्टिडीन काइनेज। तो ये थोड़ा सा यहाँ से उल्टा हो गया, तो दैट मीन्स कि ये ऑप्शन तो नहीं है। दूसरा है कि रिसेप्टर बाइंडिंग हो रही है, फिर फॉस्फोराइलेशन हुई AHP की, ठीक है। इस AHP कॉम्प्लेक्स में ही पूरा क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पर रहता है हिस्टिडीन काइनेज। हिस्टिडीन काइनेज की एक्टिवेशन हुई, फॉस्फोराइलेशन हुई, फिर यहां से कहां गया, ये न्यूक्लियस के अंदर गया, और फिर एस्पार्टेट रेजिड्यू किसके ऊपर था, इस रिस्पॉन्स रेगुलेटर जीन के पास। तो दैट मीन्स फॉस्फोराइलेशन हो रही है एस्पार्टेट रेजिड्यू की। तो हाँ, ये बिल्कुल सही सीक्वेंस जो है वो बताया गया है। नेक्स्ट ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। यहां पर हुई सबसे पहले रिसेप्टर बाइंडिंग, फिर ये कह रहा है कि फॉस्फोराइलेशन होगी एस्पार्टेट रेजिड्यू की, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाता है। नेक्स्ट है कि रिसेप्टर बाइंडिंग हुई पहले, फिर उसके बाद क्या हुई, एक्टिवेशन हुई हिस्टिडीन काइनेज की, फिर फॉस्फोराइलेशन होगी एस्पार्टेट रेजिड्यू की, और सबसे लास्ट में इन्होंने AHP की करवा दी। तो ये तो गलत हो जाएगा। तो जो राइट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए, इस तरह से हम क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेंगे और साथ ही साथ आपका पूरा देखो टॉपिक जो है वो भी कवर अप हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, देयर आर 2 कॉमन म्यूटेशंस, ठीक है, दैट लीड टू अनकंट्रोल्ड सेल प्रोलिफरेशन। मतलब कि 2 कॉमन म्यूटेशंस होती हैं जिससे क्या होता है, अनकंट्रोल्ड सेल प्रोलिफरेशन, मतलब कि सेल डिवीजन बेसिकली। और जब भी किसी में अनकंट्रोल्ड, किसी भी सेल में अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होना शुरू हो जाए, दैट मीन्स कि क्या हो जाएगा, कैसा सेल होगा, वो कैंसरस सेल होगा, राइट। इन्होंने पहली म्यूटेशन का जिक्र किया है कि जो आपकी फर्स्ट म्यूटेशन है वो कैसे है, फर्स्ट इज टू मेक अ प्रोटो ऑन्कोजीन हाइपर एक्टिव। या तो ऐसी म्यूटेशन हो कि जो हमारी बॉडी में प्रोटो ऑन्कोजीन्स पड़ी होती हैं, जब उनमें म्यूटेशन हो जाए, ऐसा म्यूटेशन हो कि वो हाइपर एक्टिव हो जाए, तो वो ऑब्वियसली कैंसर सेल में बदल जाएगी, जो भी सेल होगा। दूसरा क्या हो सकता है कि आप किसी ट्यूमर सप्रेसर जीन को इनएक्टिव कर दो। ऐसी म्यूटेशन हो गई कि जो हमारी बॉडी में ट्यूमर सप्रेसिंग जीन्स थी, ठीक है, जो ट्यूमर को सप्रेस करने में हेल्प करती हैं, वो एक्टिव होती हैं। ऐसी म्यूटेशन हुई कि वो इनएक्टिव हो गई, तो अब भी जो सेल है वो कैसा हो जाएगा, कैंसरस सेल बन जाएगा। अब इन्होंने आगे कंडीशन क्या दी है कि म्यूटेशन ऑफ द APC, ठीक है, ये भी एक जीन है, एडिनोमेटस पॉलिपस कोलाई, ठीक है, ये एक जीन है। जब इसमें, ये कह रहा है कि जब इसमें म्यूटेशन हुई तो 80% ऑफ द ह्यूमन कोलोन कैंसर जो है वो देखे गए। नॉर्मली इन्होंने बताया कि APC क्या काम करता है, कि APC जो है वो बीटा कैटेनिन की डिग्रेडेशन कॉम्प्लेक्स होता है, जो उसमें एफिनिटी बढ़ाता है, ठीक है। आपको पता होगा कि इस तरह से जो बीटा कैटेनिन होता है, ठीक है, इसके ऊपर यूबिक्विटिन टैग लगता है। जिस भी प्रोटीन के ऊपर यूबिक्विटिन टैग लग जाए, दैट मीन्स कि उसकी क्या होनी है, उसकी होनी है डिग्रेडेशन, ठीक है। ये चीज हमने ट्यूमर सप्रेसिंग जीन की, जब हमने P53 का पूरा मैकेनिज्म पढ़ा था, उसमें भी हमने ये डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि इन्होंने बताया कि जो APC जीन है वो नॉर्मली तो ये काम कर रही थी, लेकिन अब क्योंकि इस जीन में म्यूटेशन हो गई है, विच इन एक्सेस कैन एंटर द न्यूक्लियस, अब इसकी डिग्रेडेशन नहीं हो पाएगी। तो डिग्रेडेशन नहीं हो पाएगी तो ये कहाँ जा रही है, ये न्यूक्लियस में एंटर कर रही है, और वहां पर ये क्या कर रही है, ट्रांसक्रिप्शन प्रमोट कर रही है टारगेट जीन ऑफ सेल्स की, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, टारगेट जीन्स, जिसकी वजह से सेल प्रोलिफरेशन हो रही है, मतलब सेल डिवीजन बढ़ रही है सिंपली, ठीक है। सो बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन आपको बताना है कि APC जीन किससे बिलोंग करती है, क्योंकि इन्होंने 2 टाइप की म्यूटेशन बताई है। पहली है प्रोटोऑन्कोजीन हाइपर एक्टिव, या फिर ट्यूमर सप्रेसिंग जीन इनएक्टिव, ठीक है। तो या तो ये प्रोटोऑन्कोजीन होगी या तो ये ट्यूमर सप्रेसिंग जीन होगी। तो आपको बताना है कि ये किससे बिलोंग करती है, ठीक है। बहुत ही आराम से इस टॉपिक को समझते हैं, होता क्या है। सबसे पहले हम नॉर्मल सेल की बात करते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में सेल में क्या हो रहा होता है। देखो, नॉर्मल कंडीशन में हमारे पास ट्यूमर सप्रेसर जीन है, ट्यूमर सप्रेसर जीन, ठीक है। ट्यूमर सप्रेसर जीन का एग्जाम्पल जैसे कि P53 आप सबने पढ़ा हुआ है। ये कैसी हालत में होती है हमारी बॉडी में, एक्टिव फॉर्म में होती है, राइट। तो इसका काम क्या होता है नॉर्मल कंडीशन में, कि ये इनहिबिट करे
किसको? सेल डिवीजन को। क्योंकि कोई ऐसा सेल जिसमें कि कोई डीएनए में ब्रेक आ गया है या कोई गलत बेस पेयर जुड़ गया है, तो उस चीज को करेक्ट करने के लिए ये क्या करती है? सेल डिवीजन को इनहिबिट कर देती है और फिर सेल को टाइम मिल जाता है कि वो अपनी गलती को सुधार सके। अगर सेल उस ब्रेक को ठीक कर लेता है, उस प्रॉब्लम को ठीक कर लेता है, फिर तो ये सेल साइकिल को कंटिन्यू होने देती है, वरना ये क्या कराती है? सेल की एपोप्टोसिस करा देती है। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो ये बेसिकली एक्टिव फॉर्म में क्या काम कर रही है? इनहिबिट कर रही है सेल डिवीजन को। और दूसरी जो है हमारी वो है ऑन्कोप्रोटीन्स। ऑन्कोप्रोटीन्स, ठीक है, या फिर इनको प्रोटोऑन्कोजीन्स भी कहते हैं। अब ये बेसिकली हमारी बॉडी में होती हैं इनएक्टिव, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब ये एक्टिव हो जाती हैं तो ये ऐसी जीन्स होती हैं, ये ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो कि कैंसर कॉजिंग मतलब कैंसर कॉजिंग जीन्स होती हैं या कैंसर कॉजिंग प्रोटीन्स होती हैं। तो ये बेसिकली नॉर्मल सेल में, नॉर्मल बॉडी में इनएक्टिव फॉर्म में पाई जाती हैं, राइट। अब होगा क्या कि यहां पर हमसे पूछा है कि ये जो एपीसी जीन है ये किस में बिलोंग करेगी, तो उसके लिए हमें कैंसरस कंडीशंस को भी एक बार एनालिसिस करना पड़ेगा कि कैंसरस कंडीशन में क्या होगा। तो जैसे कि ये कैंसरस सेल है मान लो। अब कैंसरस सेल में जो आपके ट्यूमर सप्रेसर जीन है, ट्यूमर सप्रेसर जीन, इसका क्या होगा? नॉर्मल सेल में ये एक्टिव थी, ठीक है, और ये क्या काम कर रही थी? इनहिबिट कर रही थी सेल डिवीजन को, जिसकी वजह से ये कैंसर नहीं होने दे रही थी। अब क्या हुआ कि मान लो कि कोई ऐसी म्यूटेशन हुई जिससे क्या हो गया? लॉस ऑफ फंक्शन हो गया। मतलब कि जो ये फंक्शन परफॉर्म कर रही थी अब ये वो नहीं कर पाएगी। दैट मीन्स कि ये सेल जो भी सेल डिवीजन को इनहिबिट कर रही थी ये वो नहीं कर पाएगी। दैट मीन्स कि अब ये इससे उल्टा काम करेगी, क्या? प्रमोट करेगी सेल डिवीजन को। क्योंकि ये रोक नहीं पाएगी तो सेल तो अनकंट्रोलेबली डिवाइड करता ही जाएगा, चाहे वो जैसी भी फॉर्म में है, चाहे वो डीएनए में ब्रेक है, गलत फलत जितने भी बेस पेयर हैं वो सब रेप्लिकेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी? कैंसर सेल फॉर्म हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे कैंसरस सेल अगर होगा तो दैट मीन्स कि जो आपकी ट्यूमर सप्रेसर जीन है इसमें क्या होगा? लॉस ऑफ फंक्शन होगा, जिससे वो अपना काम नहीं कर पाएगी। अब क्या होगा? सेल डिवीजन जो है वो प्रमोट होगी। दूसरी जो थी वो थी आपकी ऑन्कोप्रोटीन्स। अब जो ऑन्कोप्रोटीन्स थी नॉर्मल सेल में वो कैसी थी? इनएक्टिव, लेकिन यहां पर म्यूटेशन हुई और मान लेते हैं कि ये एक्टिव हो गई। तो दैट मीन्स इसने क्या किया? इसने किया गेन ऑफ फंक्शन, ठीक है। गेन ऑफ फंक्शन की वजह से अब ये क्या करेगी? ये करेगी प्रमोट सेल डिवीजन, क्योंकि इसको रोकने वाला कोई है नहीं। ट्यूमर सप्रेसर जीन तो वैसे ही लॉस ऑफ फंक्शन पे बैठी हुई है। तो अब क्या होगा? अनकंट्रोलेबली सेल डिवाइड करते रहेंगे और कैंसर सेल कॉज होते जाएंगे, ठीक है। अब इन्होंने हमें एपीसी जीन के बारे में कुछ कुछ जानकारी दे रखी है, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। इन्होंने कहा कि एपीसी जीन है और इसमें म्यूटेशन होती है तो 80% ऑफ द ह्यूमंस में कोलन कैंसर का खतरा होता है। तो हम मानते हैं कि एपीसी जीन हो गई है म्यूटेटेड, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी क्वेश्चन में बोल रखा है कि नॉर्मल केस में वो क्या कर रही थी? डिग्रेडेशन कर रही थी, डिग्रेडेशन कॉम्प्लेक्स फॉर बीटा कैटेनिन, इसकी एफिनिटी इंक्रीज कर रही थी। लेकिन क्योंकि अब इसमें क्या आ गई? म्यूटेशन आ गई, तो एक्सिस में ये कहां पर एंटर कर रही है? न्यूक्लियस में, ठीक है। तो चलते हैं, नॉर्मल में जो एपीसी थी, पहले नॉर्मल वाला केस समझेंगे फिर आगे चलते हैं। नॉर्मली क्या कर रही है ये? इंक्रीज द एफिनिटी of the degradation complex for beta catenin, जिसकी वजह से बीटा कैटेनिन जो है वो इकट्ठा नहीं हो पाएगी कहां पर? न्यूक्लियस में जाने के लिए, क्योंकि इसके ऊपर लग जाता है बेसिकली यूबिक्विटिनेशन टैग, और जिस प्रोटीन के ऊपर यूबिक्विटिनेशन टैग लग जाता है दैट मीन्स कि उसकी क्या होनी है? डिग्रेडेशन, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब यहां पर ये कह रहा है कि एपीसी जो हो गई है म्यूटेट हो गई है। अब क्या होगा? दैट मीन्स कि अब इसकी जो एबिलिटी होगी दैट विल बी लेस एबिलिटी टू रेगुलेट
बीटा कैटेनिन, ठीक है। दैट मीन्स कि इसके जो लेवल्स होंगे अब वो बढ़ने लगेंगे, जिसके रिजल्ट में क्या होगा कि जो बीटा कैटेनिन है आपका वो इन एक्सेस में बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और जब ये एक्सेस में बनना शुरू हो जाएगा, ये कहां जाएगा, एंटर करेगा कहां, न्यूक्लियस में। जैसे ही ये न्यूक्लियस में एंटर करेगा, ये क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन प्रमोट करेगा। सो प्रमोट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ टारगेट जीन्स, ठीक है। और कैसे टारगेट जीन्स, दैट इज फॉर सेल प्रोलिफरेशन, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, सेल प्रोलिफरेशन होगी, ठीक है। और जब सेल प्रोलिफरेशन होती है, अनकंट्रोलेबल ग्रोथ होती है सेल की, या फिर डिवीजन होती है सेल की, दैट विल लीड टू कैंसर, ठीक है। दैट मीन्स कि कैंसर होगा। अब समझने वाली बात ये है, हम कॉन्सेप्ट समझ गए कि नॉर्मल कंडीशन में क्या हो रहा है, ये सब कुछ तो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है। अब देखो यहां पर इन्होंने पूछा है कि एपीसी जीन किससे बिलोंग करेगी, क्या वो ट्यूमर सप्रेसर जीन है, क्या वो प्रोटोंको जीन है, या वो प्रोटोनियो जीन हो सकती है, या ट्यूमर सप्रेसर जीन हो सकती है, या फिर कोई कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस्ड जीन है। तो देखो कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस्ड तो नहीं है, क्यों, क्योंकि जब हम नॉर्मल केस में बात कर रहे थे कि ट्यूमर सप्रेसर जीन एक्टिव होती है, ठीक है। और अब जब एक्टिव होती है तो ये क्या काम कर रही थी, सेल डिवीजन को इनहिबिट कर रही थी, लेकिन म्यूटेशन होने की वजह से इसने अपना फंक्शन खो दिया। सेम आप देख रहे हो एपीसी जीन के साथ हो रहा था। ये नॉर्मल कंडीशन में बीटा कैटेनिन को न्यूक्लियस में एंटर करने से रोक रही थी, जिसकी वजह से सेल प्रोलिफरेशन नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही इसमें म्यूटेशन हुई, इसने अपना फंक्शन खो दिया, राइट। ऐसे ही आपको वहां पर पेपर में भी इसी तरह से आपको एनालिसिस करना होगा। तो इसने अपना अपना फंक्शन खो दिया। जैसे ही इसने अपना फंक्शन खो दिया, बीटा कैटेनिन के लेवल इंक्रीज होना शुरू हो गए और सेल प्रोलिफरेशन होना शुरू होगी, कैंसर जो है वो डेवलप होना शुरू हो गया। दैट मीन्स कि ये कैसी जीन है, दिस जीन एपीसी जीन विल बिलोंग टू ट्यूमर सप्रेसर जीन। ये एक तरह की ट्यूमर सप्रेसर जीन थी, जिसमें म्यूटेशन होने की वजह से क्या हुआ, लॉस ऑफ फंक्शन हुआ, जिसकी वजह से अपना काम अच्छे से नहीं कर पाई और वहां पे कैंसर कॉज हो गया, राइट। तो इस तरह से आपको एनालिसिस करके राइट आंसर को ढूंढना है, ठीक है। तो इसके साथ साथ आपका ये वाला टॉपिक जो है वो कवर अप होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, फॉर रेजिंग एन एंटीबॉडी द स्टूडेंट वॉज प्रोवाइडेड विद 3 सब्सटेंसेस, ठीक है। कि एक स्टूडेंट है, उसको क्या करना है, एंटीबॉडी रेज करनी है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करनी है बेसिकली। तो उसको 3 सब्सटेंसेस दे दिए गए हैं, ए, बी और सी, ठीक है। अब आपको बताया नहीं है कि ये एबीसी क्या है। नीचे कुछ फिगर्स दी गई हैं, जैसे ये 1, 2 और ये 3 फिगर। ये फिगर्स क्या रिप्रेजेंट कर रही है, बेसिकली पैटर्न ऑफ इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स इन माइस, ठीक है। कि कुछ ऐसे इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस देखने को मिले माइस में, जब आगे आपको कंडीशन दी गई है। पहली कंडीशन ये है कि ए वॉज एडमिनिस्टर्ड अलोंग विद सी, ठीक है। तो पहला ग्राफ कब का है, जब आपने ए किसके साथ एडमिनिस्टर किया है, अलोंग विद सी, ठीक है। तो इस तरह का ग्राफ देखने को मिला। दूसरा क्या है, बी वॉज एडमिनिस्टर्ड अलोंग विद सी, ठीक है। तो बी किसके साथ है, सी के साथ यहाँ पे। उसके बाद तीसरा जो ग्राफ है उसमें क्या है, ए वॉज कंजुगेटेड विद बी, ए को कंजुगेट कर दिया गया बी के साथ, एंड देन एडमिनिस्टर किया किसके साथ, अलोंग विद सी, ठीक है। तो इस तरह का ग्राफ देखने को मिला। अब आपको ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं, ये जो आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं, और आपको रिप्रेजेंट करना है कि मतलब आपको बेसिकली आइडेंटिफाई करना है कि इन सभी ग्राफ्स को देख करके कि ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है, ठीक है। ध्यान से समझना एक बात, पहला केस जब आप देख रहे हो, पहले केस में ये क्या कह रहा है पहले केस में कह रहा है कि आपने ए को किसके साथ डाला है, सी के साथ। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि ये कॉन्जुगेटेड नहीं है, ठीक है। आप जब भी इम्यूनोलॉजी पढ़ते हो, वहां पर सबसे पहला टॉपिक क्या आता है, एंटीबॉडी, एंटीजन, ये सारी चीजें। अब वहां पर
गुड एंटीजन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसमें एक टर्म आती है जिसको हम कहते हैं हेप्टेन। ठीक है, हेप्टेन क्या होता है? ये एक तरह का एंटीजन ही होता है, लेकिन ये इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर नहीं कर सकता। दैट मीन्स कि अगर ये आपकी बॉडी में चला भी जाए तो आपके बॉडी इसके खिलाफ एंटीबॉडीज नहीं बनाएगी। क्यों? क्योंकि जो हेप्टेन होता है उसका जो साइज होता है वो बहुत ज्यादा स्मॉल होता है। ठीक है, कितना स्मॉल होता है? लेस देन 6 kb। और कोई भी चीज जब हमारी बॉडी में लेस देन 6 किलो बेस पेयर्स की जाती है, उसके खिलाफ हमारी जो बॉडी है वो एंटीबॉडीज रेज नहीं कर सकती। राइट? तो अगर आप देखोगे ध्यान से कि जब आप ए या सी, अब ए या सी में से हेप्टेन कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहां पर आप देख रहे हो एंटी ए का कुछ रिस्पॉन्स आ रहा है, लेकिन सी का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। सी का आप देखोगे किसी भी ग्राफ में कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। राइट? दैट मीन्स कि सी क्या हो सकता है? सी हो सकता है हेप्टेन। आप देखोगे सारे ऑप्शंस में सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें सी हेप्टेन मेंशन किया गया है। मान लेते हैं कि सी को हम हेप्टेन कंसीडर करके चल लेते हैं। अब हेप्टेन का काम क्या होता है? देखो, जब भी आपको हेप्टेन, जैसे हेप्टेन है, अब इसके खिलाफ अगर आपको एंटीबॉडीज बनानी है, आप क्या करते हो? प्रोटीन को कंजुगेट करवा दो हेप्टेन के साथ। ठीक है, जब आपने प्रोटीन को हेप्टेन के साथ कंजुगेट करवा दिया, ये आपका कैरियर प्रोटीन होगा, ये हेप्टेन है, हेप्टेन इसके साथ गया, अब जो है वो साइज दोनों का बढ़ जाएगा। साइज बढ़ने की वजह से अब हमारी बॉडी इसके खिलाफ जो एंटीबॉडीज है वो रेज कर सकती है। ठीक है, तो फॉर एंटीबॉडी प्रोडक्शन इस तरह से हम इसको यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इन्होंने कंजुगेशन की बात नहीं की है, सिर्फ ऐसा कहा है कि ए वॉज एडमिनिस्ट्रेड अलोंग विद सी। ठीक है, कंजुगेशन की बात नहीं की है। तो हाँ, हम एक तरह से सी को एज अ हेप्टेन कंसीडर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ग्राफ देखो, ग्राफ नंबर सेकंड। ग्राफ नंबर सेकंड में क्या कहा है कि यहां पर आपने बी और सी को डाला, लेकिन बी के खिलाफ एंटीबॉडीज बनी, सी के खिलाफ नहीं बनी। दैट मीन्स कि यहां पर भी सी को हेप्टेन कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन यहां पर बी क्या होगा वो हमें पता नहीं है कि या तो ये प्रोटीन हो सकता है या तो ये कोई एडजुएंट हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर ए के खिलाफ बहुत कम प्रोटीन बनी थी। ठीक है, मतलब ए के खिलाफ बहुत ही कम एंटीबॉडीज जनरेट हुई थी। ठीक है, बहुत ही माइनर सा आपको रिस्पॉन्स मिला था। और जब भी ऐसा माइनर रिस्पॉन्स मिलता है, दैट मीन्स कि वो या तो कोई प्रोटीन हो सकती है, ठीक है, जिसके खिलाफ एंटीबॉडीज नहीं बन पा रही हैं, इसीलिए हम मतलब एंटीबॉडीज जनरेट करने के लिए, रिस्पॉन्स बढ़ाने के लिए एडजुवेंट्स को ऐड करते हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझना कि अगर हम बी को कंसीडर करते हैं एडजुवेंट, ठीक है, एडजुवेंट क्या होता है? एडजुवेंट हम तब डालते हैं जब हमें इनहैंस करना होता है, क्या? इनहैंस द इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, दैट मीन्स कि अगर बी एडजुवेंट है तो ये कोई ना कोई इम्यून रिस्पॉन्स तो देगा, अकेला भी होगा तब भी ये इम्यून रिस्पॉन्स देगा। तो यहां पर अगर बी अकेला है और सी हेप्टेन है तो इसका रिस्पॉन्स तो हमें काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स कि बी जो है वो एडजुवेंट हो सकता है। राइट? तो हम यहां से कंसीडर कर लेते हैं कि बी जो है वो क्या है? एडजुवेंट है। राइट? उसके बाद थर्ड ग्राफ देखो, अभी मैंने आपको कहा कि पहले जो प्रोटीन थी उसके लिए बहुत कम एंटीबॉडीज बन रही थी। ठीक है, जैसे कि हम ए को प्रोटीन मान करके चल रहे हैं, तो प्रोटीन के खिलाफ बहुत ही कम एंटीबॉडीज बन रही थी। लेकिन जैसे ही थर्ड ग्राफ में ए और बी को कंजुगेट किया, दैट मीन्स कि प्रोटीन को किसके साथ कंजुगेट कर दिया? एडजुवेंट के साथ। अब एडजुवेंट ने क्या किया? इसका भी, ए का भी रिस्पॉन्स बढ़ा दिया और बी अपना तो रिस्पॉन्स इसका आएगा ही आएगा, क्योंकि अब दोनों के खिलाफ अच्छे से एंटीबॉडीज बनेंगी बॉडी में। दैट मीन्स कि ए क्या है? ए है आपका प्रोटीन, बी है आपका एडजुवेंट और सी है आपका हेप्टेन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। अभी भी अगर क्लैरिटी नहीं है तो एक बार डिटेल में समझते हैं कि हुआ क्या। जैसे कि मैंने आपको बताया, हेप्टेन क्या है? हेप्टेन एक ऐसा एंटीजन होता है जो कि इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसका साइज बहुत ही स्मॉल होता है,
कितना स्मॉल होता है? स्मॉलर देन 6 kb, ठीक है, लेस देन 6 kb। अब कुछ एग्जाम्पल्स आ जाते हैं इसके, कौन कौन से ऐसे हेप्टेन्स जो है वो देखे जाते हैं, जैसे कि डाइनाइट्रोफिनोल। अब देखो एग्जाम्पल्स को ना दिमाग में रखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि कई बार आपको एग्जाम्पल्स दिए होते हैं और फिर पूछ लेता है कि ये क्या है। तो अगर आपने एग्जाम्पल्स को कहीं देखा होगा, पढ़ा होगा, तो आपको कहीं ना कहीं वो हिट कर जाता है, वो कहीं ना कहीं याद आ जाता है। दूसरा आ जाता है फ्लोरोसिन। तो आजकल फ्लोरोसिन को यूज किया जाता है लाइव, अगर आपको बॉडी में कुछ डिटेक्ट करना है, ठीक है, तो एक तरह की डाई होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? पेंसिलिन। तो पेंसिलिन तो आई थिंक सो सब नोन होंगे कि ये एक तरह की क्या है? एंटीबायोटिक है, ठीक है। तो इसको जब हम कोई भी कंज्यूम करेगा तो इसके खिलाफ एंटीबॉडीज नहीं बन सकती, ठीक है। तो हेप्टेन्स का ये यूज काफी अच्छा है। और उसके बाद आ जाता है हाइड्रलिन। हाइड्रलिन एक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है जो कि बीपी जिनका मतलब बड़ा होता है पेशेंट्स का, तो उनके लिए एक बीपी लोअरिंग मेडिसिन जो उनको दी जाती है, उनका उसका एक कंपोनेंट होता है हाइड्रलिन, ठीक है। तो ये बीपी लोअरिंग जो मेडिसिन होती है उनमें डला होता है, बीपी लो करने में हेल्प करता है। तो ये है सब कुछ हेप्टेन के बारे में। अब दूसरा जो हम बात कर रहे थे, दूसरा था हमारा एडजुएंट, ठीक है। एडजुएंट क्या करता है? इनहेंस करता है इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। इम्यून रिस्पॉन्स को ये इनहेंस करता है। इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे कि सबसे पहले आ जाता है आपका एल्यूमिनियम सॉल्ट्स, उसके बाद CpG ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स, ये आपने मोल बायोमेस के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं लिपिड ए डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो अब इनका काम क्या रहता है? एडजुएंट को हम प्रोटीन के साथ कॉन्जुगेट करवाते हैं। कॉन्जुगेट करवाने से होता क्या है? ये इनहेंस कर देता है इम्यूनोजेनिसिटी, ठीक है। तो बेसिकली जो एंटीजन है वो हमारी बॉडी में जाकर के रिस्पॉन्स दे, जैसे कि इस एक्सपेरिमेंट में उसे एंटीबॉडीज चाहिए, तो माइस में उसने क्या बेसिकली प्रोटीन के साथ ऐड करवाया होगा? एडजुएंट ऐड करवाया होगा, ताकि ज्यादा इम्यून रिस्पॉन्स माइस की बॉडी दे और ज्यादा नंबर में जो एंटीबॉडीज हैं वो प्रोड्यूस हो, ठीक है। तीसरा जो केस था उसमें उन्होंने ऑलरेडी कहा था कि ए को बी के साथ, यानी कि एडजुएंट को प्रोटीन के साथ कंजुगेट किया गया है और साथ में बस यूं ही, ठीक है, खाली हेप्टेन डाल दिया है, ठीक है। तो ये तो आपको ऑलरेडी पता ही है ना कि कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स जब एडजुएंट के साथ आप डालोगे तो आपको ऑलरेडी मतलब एक बूस्टेड रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा, बूस्टेड इम्यून रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलता है। राइट, अब इससे होगा क्या? क्यों हमें इम्यूनोजेनिसिटी बढ़ानी है, इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ाना है? इसका बेसिकली हो क्या रहा है अंदर जाके, जब ये बॉडी के अंदर जा रहा है तो बेसिकली एंटीजन प्रेजेंटेशन बढ़ जाएगी, एंटीजन प्रेजेंटेशन, ठीक है। और जैसे ही एंटीजन प्रेजेंटेशन बढ़ेगी, ठीक है, तो जो उस माइस के इम्यून सेल्स होंगे ये काफी अच्छा एक तो रिस्पॉन्स देंगे, यानी कि स्टिमुलेट करेंगे अ स्ट्रॉन्ग एक्टिवेशन, ठीक है, और रिस्पॉन्स आपको काफी अच्छा मिलेगा, ठीक है। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जैसे ही आपने एडजुएंट प्लस प्रोटीन माइस की बॉडी में डाला, अब क्योंकि इसके सेल्स जो होंगे वो एकदम से एक्टिव हो जाएंगे कि भाई क्या आया बाहर से, ये जाएंगे, उनको इतना बड़ा प्रोटीन प्लस एडजुएंट यानी कि इतना बड़ा एंटीजन देखने को मिलेगा, तो इसके सारे के सारे सेल्स इसके खिलाफ
अपना अपना मैकेनिज्म लेके कूद पड़ेंगे कि इसको मारो। और जब सारे के सारे इतने सारे सेल्स जो है वो कूदेंगे, उतनी ज्यादा बी सेल्स एक्टिवेट होंगे और एंटीबॉडीज जो है वो बनेंगी। ठीक है, तो मेन जो है वो मोटिव यही है। और सी पार्ट में यानी कि सी ग्राफ में आपको यही चीज बताई गई है कि ए के साथ बी को जोड़ा, यानी कि प्रोटीन के साथ एडजुवेंट जुड़ा हुआ है, प्लस हैप्टेन है। हैप्टेन अकेला है, वो कॉन्जुगेटेड नहीं है किसी भी चीज के साथ, दैट इसी वजह से उसका कहीं पर भी रिस्पॉन्स आपको देखने को नहीं मिल रहा है, राइट। तो इसी वजह से ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज होलोब्लास्टिक क्लीवेज। इनमें से कौन सा ऐसा जानवर है जिसमें आपको होलोब्लास्टिक क्लीवेज देखने को मिलेगी। ठीक है, देखो सबसे पहले तो ना क्लीवेज समझ लेते हैं, शुरू से चलेंगे, फिर आप एनालिसिस कर पाओगे कि कौन सा ऑप्शन सही आंसर होगा। क्लीवेज समझ लेते हैं क्या होता है। देखो जैसे कि ये सेल है, ये सेल है, सेल में अगर देखो एक साइड होता है एनिमल पोल और एक साइड होता है वेजेटल पोल। अब ये कैसे डिसाइड होता है कि अगर एनिमल सेल से वेजेटल पोल मतलब ऊपर से नीचे की तरफ अगर क्लीवेज हो रही है, इस तरह की क्लीवेज को क्या कहा जाता है, मेरिडोनियल क्लीवेज। ठीक है, अब जहां से शुरू हुई होगी वो होगा आपका एनिमल पोल, और जहां तक क्लीवेज जाएगी, जिस साइड को जाएगी, वो होगा आपका वेजेटल पोल। वैसे तो एक्सिस वाला जो फंडा है वो थोड़ा सा अलग है, लेकिन यहाँ पर हम क्लीवेज के बेसिस पे ये कंसीडर कर रहे हैं कि जहां से क्लीवेज शुरू होगी वो आपका एनिमल पोल होता है, और जहां से क्लीवेज, जहां तक को क्लीवेज जा रही है वो आपकी वेजेटल पोल होगी। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ मेरिडोनियल क्लीवेज के केस में होगा। मेरिडोनियल क्लीवेज का मतलब ये होता है कि एनिमल पोल से शुरू हुई और कहां तक गई, वेजेटल पोल तक गई। फिर उसके बाद जैसे कि ये हमारी अर्थ है, कंसीडर कर लेते हैं कि ये हमारी अर्थ है, अर्थ के बीचों बीच एक इक्वेटर होता है, राइट। वैसे ही हमारे जो सेल है उनका खुद का एक इक्वेटोरियल प्लेट होती है। ठीक है, इक्वेटोरियल प्लेट, राइट। कहां होती है ये, बिल्कुल मिडल ऑफ द सेल में। अब क्या होगा, यहां पर ये तो मेरिडोनियल क्लीवेज होगी जो ऊपर से नीचे हो रही है, लेकिन एक और तरह की क्लीवेज होती है जिसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल क्लीवेज। हॉरिजॉन्टल क्लीवेज में बेसिकली होता क्या है कि या तो ये इस इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर से कहीं से होगी, या फिर इस इक्वेटोरियल प्लेट के नीचे से कहीं से होगी, राइट। मतलब बीच से ना होकर के इसके अबव से या फिर इसके बिलो से कहीं पर होगी। अब ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, या तो ये यहां से यहां को हो सकती है, या फिर ये यहां से यहां को हो सकती है। ठीक है, लेकिन इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर से होगी या फिर नीचे से होगी। ठीक है, तो ये दो तरह की आपकी क्लीवेजेस होती हैं मेनली। अब दूसरी चीज जो हमें ध्यान में रखनी है, दैट इज योक कंटेंट। योक कंटेंट क्यों जरूरी है, क्योंकि जहां पर भी क्लीवेज हो रही होगी, ठीक है, जैसे यहां से क्लीवेज शुरू हुई, यहां पर योक कंटेंट है, तो योक कंटेंट उस क्लीवेज को वहीं पर रोक देगा। ठीक है, दिस विल स्टॉप क्लीवेज, राइट। लेकिन ये पूरी तरह से क्लीवेज को तो रोक देगा, लेकिन ये विद टाइम ये कंज्यूम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि एक तरह का न्यूट्रिशन होता है फॉर सेल, ताकि जैसे जैसे सेल ग्रो करता जाता है योक कंटेंट कम होता जाता है। ठीक है, और ये जो सेल होगा, सेल विल डिवाइड। ठीक है, तो सेल डिवीजन के लिए जो योक है वो एज ए न्यूट्रिशन की तरह यूज कर लिया जाता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस योक कंटेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहले हमारे पास कौन सा सेल आ जाता है, एलेसिथल। ठीक है, एलेसिथल का मतलब क्या होता है, जिसमें योक एब्सेंट हो, ऐसे एग्स जिनमें योक नहीं होता। ठीक है, ऐसे किसके एग्स होते हैं, मैमल्स के। ठीक है, और ऐसे कौन से मैमल्स होते हैं, नॉन एगलिंग, जैसे कि वी ह्यूमंस आर नॉन एगलिंग मैमल्स। हमारे जो वुमेन्स होती हैं उनमें जो एग है वो बनता है, लेकिन उनमें योक नहीं होता है फॉर न्यूट्रिशन, राइट। इसीलिए जो न्यूट्रिशन है वो प्लेसेंटा से, मदर से लिया जाता है। तो एलेसिथल एग्स किन में पाए जाएंगे, ऐसे मैमल्स जो कि नॉन एग लेइंग हो।
दूसरे टाइप के एग जो आ जाते हैं वो आ जाता है माइक्रोलेसिथल। अब माइक्रोलेसिथल कौन से एग होते हैं? जिनमें स्मॉल योक हो, ठीक है, यानी कि योक की क्वांटिटी कम हो, ठीक है, स्मॉल योक कंटेंट। उसके बाद आ जाता है थर्ड टाइप ऑफ एग जिसे हम कहते हैं मीजोलेसिथल। मीजोलेसिथल एक्चुअल में यहां पर मॉडरेट सी, ठीक है, मॉडरेट सी क्वांटिटी होती है, ऐसे हम इसे याद कर सकते हैं कि मॉडरेट सी क्वांटिटी होती है। कंपैरेटिवली दिस माइक्रोलेसिथल, यहां पर मीजोलेसिथल में क्वांटिटी ऑफ योक जो है वो ज्यादा होती है, ऐसे हम याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं पॉलीलेसिथल, ठीक है। पॉलीलेसिथल में जो योक कंटेंट है दैट इज वेरी लार्ज, ठीक है, सो वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ योक कंटेंट, ये हम कह सकते हैं। तो माइक्रो में बहुत कम कंटेंट, मीजो में मॉडरेट सा, यानी कि माइक्रो से थोड़ा सा ज्यादा और पॉली से कम, ठीक है, और पॉलीलेसिथल में ज्यादा अमाउंट ऑफ योक, ठीक है। इस तरह से जो एग्स को है वो डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ किस पे? योक कंटेंट पे। इतनी चीज समझ गए हैं तो अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे समझते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योक, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योक। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योक अलग अलग टाइप के एग होते हैं, जैसे कि सबसे पहले आइसोलेसिथल आ जाता है। आइसोलेसिथल का मतलब क्या है कि जो योक कंटेंट है दैट योक इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आपको याद रखना हो, क्योंकि कई बार सीधे एग्जाम्पल पूछ लेता है तो एग्जाम्पल्स जरूर याद रखने हैं। सी अर्चिन का अगर आप एग देखोगे तो वो आइसोलेसिथल होता है, दैट मीन्स कि योक जो है वो पूरे के पूरे सेल में इस तरह से पूरा का पूरा सेल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, पूरा का पूरा सेल योक कंटेंट से भरा होता है, ठीक है। दूसरे आ जाते हैं हमारे पास एनाइसोलेसिथल। एनाइसोलेसिथल कौन होंगे? एनाइसोलेसिथल हो गए जिनमें की जो योक की क्वांटिटी है, योक इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट। दैट मीन्स अगर योक अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है दैट मीन्स कि वो एग के किसी एक साइड पे पड़ा होगा, या तो वो ऊपर होगा, नीचे होगा, बीच में होगा, ठीक है, यहाँ इन जगहों में से कहीं पर भी वो हो सकता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट कि योक की पोजीशन कहां पर है, डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं, जैसे कि एनाइसोलेसिथल का ही पार्ट है ये, लेकिन यहाँ पर योक के पोजीशन की बात हो रही है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात तो हो गई कि डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह की होती है, या तो सेल में हर जगह इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा या फिर वो कहीं पर भी, ठीक है, किसी एक कोने में या बीच में पड़ा हो सकता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन डिफरेंट टाइप ऑफ एग्स होते हैं, जिनमें सबसे पहले आ जाता है टीलोलेसिथल। अब टीलोलेसिथल वो एग होगा जिसमें जो योक है, जैसे कि ये एग है, ये योक किसी एक टर्मिनल पे प्रेजेंट हो, या तो वो यहां पर प्रेजेंट हो, या तो वो ऊपर प्रेजेंट हो, या तो वो किसी एक टर्मिनल पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। उस एग को हम कह देते हैं टीलोलेसिथल, राइट, इतना समझे। अब टीलोलेसिथल किस किस का एग होता है? एग्जाम्पल के लिए आपको याद रखना है बर्ड्स में, ठीक है, देन रेप्टाइल्स में। अब बर्ड्स में तो आपने, अगर आप लोग एगिटेरियन हो या एग्स खाते हो, नॉनवेज खाते हो, तो आपने एग खाया होगा। एग में योक जो होता है ना वो ना ही सेंटर में होता है ना ही वो आइड साइड होता है, वो किसी एक टर्मिनल पर होता है, या तो वो ऊपर वाली साइड थोड़ा ज्यादा होगा या फिर वो नीचे वाली साइड थोड़ा ज्यादा होगा, ठीक है। तो इससे आप याद रख सकते हो कि जो आप एग खाते हो वो कैसा है? टीलोलेसिथल एग है, ठीक है। तो ये बर्ड्स में होता है, रेप्टाइल्स में होता है, और फिश में भी ऐसे ही एग्स देखने को मिलते हैं। दूसरे जो टाइप के एग्स आ जाते हैं इसी में, वो होते हैं सेंट्रोलेसिथल।
अब सेंट्रोलेसिथल एग के होने का मतलब क्या है कि जो आपका एग है, एग में जो योक है वो यहाँ बीच में बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होगा, ठीक है, ना ही किसी टर्मिनल पे ना ही आइट साइड पे, बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होगा। ऐसे एग्स किस में देखने को आपको मिलेंगे? इंसेक्ट्स में, ठीक है। इंसेक्ट्स में भी अगर आप याद रखना चाहो तो ड्रोसोफिला याद रख लो, ठीक है, कि ड्रोसोफिला के एग कैसे होते हैं? सेंट्रोलेसिथल होते हैं। अब हम बात करते हैं, एग्स की बात हो गई, ठीक है, क्योंकि योक को डिस्कस करना जरूरी था। योक जो है वो कैसा होता है, मतलब उसकी क्वांटिटी, देन आपको याद रखना है कि डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह की होती है, और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद पोजीशन, पोजीशन जो है वो भी दो तरह की होती है, टीलोलेसिथल और सेंट्रोलेसिथल। अब हम बात करते हैं क्लीवेज की। अब जो क्लीवेज होती है वो या तो कंप्लीट क्लीवेज हो सकती है, ठीक है, या फिर वो इनकम्प्लीट क्लीवेज हो सकती है। अगर क्लीवेज कंप्लीट है तो उसे हम कहते हैं होलोब्लास्टिक, और अगर क्लीवेज इनकम्प्लीट है तो हम इसे कहते हैं मेरोब्लास्टिक, ठीक है। होलोब्लास्टिक मतलब कि कंप्लीट और मेरोब्लास्टिक मतलब कि इनकम्प्लीट। अब हम फर्स्टली होलोब्लास्टिक की बात करने वाले हैं। तो होलोब्लास्टिक में होता क्या है? ये एक ऐसे टाइप की एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चल रही होती है जहां पर एग जो है वो स्मॉल, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा ना सेल, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या बनेंगे? स्मॉलर सेल्स में ये डिवाइड हो जाएगा, जिनको हम कहते हैं ब्लास्टोमेर्स। क्या कहेंगे? ब्लास्टोमेर्स, ठीक है। जो सेल है वो एक तो इंटायरली डिवाइड हो जाएंगे, मतलब पूरा का पूरा जो आपका एग है, ठीक है, पूरा का पूरा जो आपकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चल रही है, इसमें जो एंटायर एग होगा वो इस तरह से क्लीवेज होगी, तो पूरा ऐसे स्मॉलर स्मॉलर एग्स में, छोटे छोटे एग्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, छोटे छोटे सेल्स में, बेसिकली नॉट एग्स, सेल्स में डिवाइड हो जाएगा, और इन सेल्स को हम ब्लास्टोमेर्स कहते हैं, ठीक है। और ऐसी क्लीवेज किन किन जीव जंतुओं में देखने को मिलती है? एग्जाम्पल के लिए आपको कुछ नाम याद रखने पड़ेंगे, जैसे कि एम्फीबियंस। एम्फीबियंस में आप कैसे याद रखोगे? फ्रॉग्स, ठीक है, फ्रॉग से आपको एम्फीबियंस याद रह जाएंगे। फिर आ जाते हैं मैमल्स, ठीक है, मैमल्स के बाद आ जाते हैं आपके एकाइनोडर्म्स, एकाइनोडर्म्स के बाद आ जाते हैं आपके एनालिड्स, ठीक है, एनालिड्स के बाद फ्लैटवॉर्म्स, ठीक है, फ्लैटवॉर्म्स के बाद निमेटोड्स, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको याद रखने हैं। इनमें से कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे एम्फीबियंस, मैमल्स, ये तो आपको याद ही रखने हैं, राइट। ये हो गया आपकी होलोब्लास्टिक क्लीवेज के बारे में। अब होलोब्लास्टिक में भी आगे फर्दर दो टाइप की क्लीवेज होती है, ठीक है, तो यहां पर हम उनको डिस्कस कर रहे हैं कि टू मेन टाइप्स होती हैं। होलोब्लास्टिक का मतलब होता है कि कंप्लीट क्लीवेज होना, लेकिन इसमें दो तरह की क्लीवेज होती है। सबसे पहली होती है इक्वल क्लीवेज, ठीक है। इक्वल क्लीवेज का मतलब क्या है कि जैसे मान लो ये आपका एग था, यहां से एक मेरिडोनियल क्लीवेज हुई, यहां से हॉरिजॉन्टल हुई, तो क्या हुआ? सारे के सारे जितने भी आपके पास ब्लास्टोमेर्स बने वो सेम साइज के हैं, ठीक है। दैट मीन्स कि यहां पर जो ब्लास्टोमेर्स बनेंगे, ब्लास्टोमेर्स आर ऑफ सिमिलर साइज, ठीक है। तो यहां पर जब भी इक्वल क्लीवेज होगी, यानी कि होलोब्लास्टिक इक्वल क्लीवेज में जो ब्लास्टोमेर्स बनेंगे वो सारे के सारे एक तो कंप्लीट डिवीजन से बने होते हैं, कंप्लीट क्लीवेज होती है, और दूसरा सारे के सारे सिमिलर साइज के होते हैं ब्लास्टोमेर्स, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है सी अर्चिन। इनके जो सेल्स होते हैं, इनके जो बेसिकली एग्स होते हैं, एग्स में जो क्लीवेज होती है वो एक तो होलोब्लास्टिक होती है, दूसरा इक्वल क्लीवेज होती है, सारे के सारे ब्लास्टोमेर सेम साइज के होते हैं। किसमें? सी अर्चिन में। दूसरा जो आपको याद रखना है, दूसरे टाइप की जो होलोब्लास्टिक क्लीवेज है वो है अनइक्वल क्लीवेज। अनइक्वल क्लीवेज, इसमें क्या होता है
कि मान लो कि मेरिडोनियल क्लीवेज हुई और हॉरिजॉन्टल क्लीवेज होगी कहाँ, इक्वेटोरियल प्लेट से ऊपर कहीं से, इस तरह से। अब आप देखोगे ऊपर वाले दो जो ब्लास्टोमेर हैं वो स्मॉल साइज के हैं और नीचे वाले दो जो है वो थोड़े से बिगर साइज के हैं। तो इस तरह से अनइक्वल क्लीवेज होती है। ठीक है, अनइक्वल क्लीवेज में जो ब्लास्टोमेयर्स हैं, ब्लास्टोमेयर्स आर ऑफ डिफरेंट साइजेस। ठीक है, तो इसमें जो है वो आपके कैसे आएंगे, ब्लास्टोमेयर्स जो है वो सारे डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के होंगे, तो इसे कहते हैं अनइक्वल क्लीवेज। अब इसका जो एग्जाम्पल है इसको हम समझते हैं, जैसे कि फ्रॉग्स। ठीक है, अब आप साथ साथ में जो है वो रिकॉल करते हुए चलेंगे जो भी हमने अभी तक पढ़ा है। सबसे पहले तो जो फ्रॉग का एग होता है, ठीक है, कैसा होता है, वो होता है आपका मीजोलेसिथल। ठीक है, कैसा होता है आपका एग, मीजोलेसिथल। दैट मीन्स कि इसमें जो क्वांटिटी होगी योक की वो कैसी होगी, मॉडरेट क्वांटिटी होगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है, मीजो मतलब मॉडरेट। फिर हमने योक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा था, योक डिस्ट्रीब्यूशन। योक डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा इसमें, एनाइसोलेसिथल। दैट मीन्स कि किसी ना किसी टर्मिनल पर योक जो है वो पड़ा होगा। अब अगर एनाइसोलेसिथल है तो योक की पोजीशन आ जाएगी, और योक की पोजीशन कैसी होगी, टीलोलेसिथल। टीलोलेसिथल का मतलब क्या है कि एग जो है वो इस तरह से योक किसी एक टर्मिनल पर प्रेजेंट होगा। फिर हमने बात की थी क्लीवेज की। इसमें क्लीवेज कैसी होती है, हमने पढ़ा था कि इसमें होलोब्लास्टिक क्लीवेज होती है। होलोब्लास्टिक में भी कौन सी क्लीवेज होती है, अभी हम बात कर रहे हैं अनइक्वल क्लीवेज के बारे में। ठीक है, तो अनइक्वल क्लीवेज बेसिकली इसमें होती है। ठीक है, और इनका जो एग होता है दैट इज कैसे होते हैं, ये रेडियली सिमेट्रिकल। ठीक है, तो इतना आप याद रख लो, होलोब्लास्टिक और अनइक्वल क्लीवेज है। दैट मीन्स जब भी अनइक्वल क्लीवेज होगी तो 4 माइक्रोमेयर बनेंगे, 4 छोटे वाले ब्लास्टोमेयर जिनको हम 4 माइक्रोमेयर कह रहे हैं, और 4 बड़े वाले मैक्रोमेयर्स। दैट मीन्स कि 4 बड़े वाले ब्लास्टोमेयर्स। ठीक है, तो इस तरह से अनइक्वल क्लीवेज होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट किसके बारे में, होलोब्लास्टिक क्लीवेज के बारे में। अब हम दूसरी यानी कि मेरोब्लास्टिक क्लीवेज के बारे में बात करते हैं। मेरोब्लास्टिक क्लीवेज, अब ये जो टाइप की एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चलती है, यहां पर जो एग है, ये एग है, एग का सिर्फ एक ही पोर्शन, जैसे मतलब मान लो कि यहां से क्लीवेज हो गई, ठीक है, सिर्फ एक ही पोर्शन, ओनली वन पोर्शन ऑफ एग अंडरगो डिवीजन, इसे हम कहते हैं बेसिकली क्या, पार्शियल क्लीवेज। ठीक है, अब पार्शियल क्लीवेज ना किसी भी तरह की हो सकती है, या तो इस तरह की पार्शियल क्लीवेज, या फिर यहां से यहां तक गई लेकिन आगे नहीं हुई। ठीक है, तो इस तरह से हो सकती है, इसे हम कहते हैं पार्शियल क्लीवेज यानी कि मेरोडोनियल क्लीवेज, जो कि पूरी ना हो। तो बेसिकली दो तरह की मेरोब्लास्टिक क्लीवेज होती है। एक होती है हमारे पास डिस्कॉइडल क्लीवेज। डिस्कॉइडल क्लीवेज में बेसिकली होता क्या है कि जो एग है, जैसे ये एग है, इसमें योक कंटेंट की मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि क्लीवेज करने के लिए जगह ही कम है, साइटोप्लाज्म कम है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि जहां जहां पर साइटोप्लाज्म है, ये जो छोटा सा साइटोप्लाज्म है यहां पर, सिर्फ यहां पर क्लीवेज होती है। तो इस तरह से क्या बन जाता है यहां पर ऊपर, स्मॉल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। तो इसी वजह से इसको कैसा नाम दिया गया है, डिस्कॉइडल। सो डिस्क से याद रखना है आपको डिस्कॉइडल क्लीवेज। डिस्कॉइडल क्लीवेज कैसी होती है, अनकंप्लीट मेरोब्लास्टिक क्लीवेज। ठीक है, यहां पर योक कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, साइटोप्लाज्म कम होता है,
ठीक है, सिर्फ पेरिफ्री पर साइटोप्लाज्म जो प्रेजेंट होगा उसमें ही क्लीवेज होगी। जो सेंटर होता है यहाँ पे उसमें तो क्लीवेज मतलब वो तो क्लीवेज वहां तक जाएगी ही नहीं, तो वो सेंटर अनटच्ड रह जाता है, राइट। अब देखो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि ऊपर वाली साइड हो, ठीक है, तो फिर नीचे वाली साइड, जितनी जगह पे योक नहीं होगा बस वहां पर जो है वो क्लीवेज होगी, बाकी सारी जगह क्लीवेज नहीं होगी। अगर योक कंटेंट सेंटर से थोड़ा सा नीचे है तो हाँ ये यहाँ पे बीच में क्लीवेज हो सकती है, सो दैट डिपेंड्स। बट डिस्कॉइडल क्लीवेज में क्या होगा, योक कंटेंट की मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि सिर्फ साइटोप्लाज्म जो पेरिफेरी पर प्रेजेंट होता है वहां पर ही क्लीवेज होगी, ठीक है। दूसरे टाइप के ऊपर चलते हैं, दैट इज सुपरफिशियल क्लीवेज। अब सुपरफिशियल क्लीवेज में क्या होता है कि यहां पर जो एग होता है इसमें योक होता है बिल्कुल सेंटर में, ठीक है। दैट मीन्स कि अब यहां पर जो जितनी भी क्लीवेज चलेगी वो सारी सिर्फ पेरिफेरी, यहां पर जितनी जितनी जगह पर योक प्रेजेंट नहीं है सिर्फ वहां पर क्लीवेज होगी, सेंटर में नहीं होगी। सेंटर तो बिल्कुल अनटच्ड रहेगा इस केस में, राइट। तो इसको कहते हैं सुपरफिशियल क्लीवेज, राइट। और ऐसी सुपरफिशियल क्लीवेज किस में होती है, इंसेक्ट्स में, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था ड्रोसोफिला में, राइट। डिस्कॉइडल क्लीवेज जो है वो हमारे फिश, बर्ड्स, रेप्टाइल, मोनोट्रीम्स इन सब में हो सकती है। मोनोट्रीम्स क्या होते हैं, एग लेइंग मैमल्स, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करते हैं यहाँ, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, डिस्कॉइडल क्लीवेज की बात कर रहे हैं। इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं आपके पास फिश, बर्ड, रेप्टाइल्स और मोनोट्रीम्स, ठीक है। मोनोट्रीम्स क्या होते हैं, एग लेइंग मैमल्स को मोनोट्रीम्स कह देते हैं। अब आपको बताना है साथ साथ में एग कैसा होगा इनका, पॉलीलेसिथल। अभी मैंने आपको बताया ना कि डिस्कॉइडल क्लीवेज होगी इनमें तो योक कंटेंट बहुत ज्यादा होगा, दैट मीन्स कि एग कैसा है, पॉलीलेसिथल। फिर नेक्स्ट आपको बताना है कि योक डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, कैसा होगा योक डिस्ट्रीब्यूशन, एनाइसोलेसिथल। क्यों, क्योंकि किसी एक टर्मिनल पर है, और टर्मिनल पर जब योक प्रेजेंट होता है तो योक की पोजीशन कैसी हो जाएगी, टीलोलेसिथल। बस इसी तरह से आपको पूरे के पूरे एग्जाम्पल्स के साथ उनका एग कैसा होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होती है, ये अगर आप ऐसे पैटर्न में याद रख लोगे तो आपको इजी रहेगा एग्जाम में भी। फिर उसके बाद क्लीवेज पर आ जाते हैं, ठीक है। क्लीवेज कैसी है, सबसे पहले मेरोब्लास्टिक, ठीक है। और मेरोब्लास्टिक में भी कैसी है, डिस्कॉइडल, राइट। फिर ये तो हो गया सारा के सारा डिस्कॉइडल क्लीवेज का। उसके बाद हमने एक दूसरे टाइप की पढ़ी थी क्लीवेज, जो कि होती है किसमें, इंसेक्ट्स में। तो इंसेक्ट्स का एग कैसा होगा, इसका एग होता है मीजोलेसिथल। दैट मीन्स कि एग का जो योक कंटेंट है वो कैसा होगा, मीजो मतलब कम, ठीक है। सॉरी, मीजो मतलब कि मॉडरेट, राइट। माइक्रो मतलब होता है बहुत कम, मीजो मतलब मॉडरेट। उसके बाद योक डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं, योक डिस्ट्रीब्यूशन। तो योक डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर कैसा रहेगा, सेम ये भी रहेगा कैसा, एनाइसोलेसिथल। क्योंकि यहां पर कहां पर प्रेजेंट होता है, योक की पोजीशन, योक की पोजीशन कहां पर होगा, अभी मैंने आपको बना के भी दिखाया था, सेंट्रोलेसिथल, यानी कि बिल्कुल बीचों बीच होगा। फिर आ जाते हैं इसमें क्लीवेज के ऊपर। क्लीवेज कैसी होगी, यहाँ पे क्लीवेज होगी मेरोब्लास्टिक। तो मेरोब्लास्टिक तो ऊपर भी थी, लेकिन मेरोब्लास्टिक में भी कौन सी होगी यहाँ पे, सुपरफिशियल, राइट, कि सिर्फ पेरिफेरी पर प्रेजेंट होगी, सरफेस तक रिस्ट्रिक्टेड होती है यहाँ की क्लीवेज, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि आपने ऑलरेडी पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो कवर अप कर लिया है। यहां पर आपसे पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग शोज होलोब्लास्टिक क्लीवेज। अब अगर आप ध्यान से देखो,
फिश है, बर्ड है, इंसेक्ट है। अभी हम पढ़ के आए कि फिश और बर्ड इनमें तो होती है मेरोब्लास्टिक, ठीक है, और इंसेक्ट है उसमें भी होती है मेरोब्लास्टिक, पढ़ के आए हम अभी। फिश और बर्ड है जो मेरोब्लास्टिक, उसमें कौन सी होगी, उसमें होगी डिस्कोइडल। और जो ये इंसेक्ट्स में मेरोब्लास्टिक है इसमें होगी सुपरफिशियल। अब वहां पर मैमल्स भी थे, लेकिन वो मैमल्स कौन से थे, एगलेइंग मैमल्स। लेकिन नॉन एगलेइंग में हमने पढ़ी थी कि ये देखो यहाँ कहाँ गया, होलोब्लास्टिक क्लीवेज हमने अभी यहाँ पे जहां डिस्कस किया है, ये रहा होलोब्लास्टिक क्लीवेज। यहाँ पे देखो होलोब्लास्टिक क्लीवेज में हमने मैमल्स पढ़े थे। ये वो मैमल्स हैं जो कि नॉन एगलेइंग थे, ठीक है, जैसे कि हम जैसे ह्यूमंस हैं। तो इनमें कैसी क्लीवेज होती है, इसमें होती है होलोब्लास्टिक क्लीवेज। अकॉर्डिंग टू दिस आंसर जो है वो मैमल्स हो जाएगा। अब देखो ये आपको एनालिसिस करना कैसे है, यहां पर उन्होंने कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है कि हम किन मैमल्स की बात कर रहे हैं, नॉन एगलेइंग। अगर इन्होंने मोनोट्रीन्स दे दिए होते, ठीक है, जैसे कि इस क्वेश्चन में अगर इन्होंने मेंशन किया होता कि हमने कौन से मैमल्स लिए हैं, भाई हमने मोनोट्रीन्स लिए हैं, एगलेइंग मैमल्स, उस केस में फिर यहां पर क्लीवेज कौन सी हो जाती, मेरोब्लास्टिक हो जाती, ठीक है। तो इस तरह से आपको एनालिसिस जो है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करना पड़ेगा। सो ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाता है, और इसी के साथ आपका क्लीवेज जो टॉपिक है वो भी कवर अप हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, ड्यूरिंग सी अर्चिन गैस्ट्रुलेशन द शीट ऑफ एपिथेलियल सेल्स, यानी कि जो फ्यूचर एंडोडर्म बनाने वाली है, दैट इनफोल्ड्स इनटू ब्लास्टोसील। सो दिस टाइप ऑफ सेल मूवमेंट ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन इज कॉल्ड एज। आपको गैस्ट्रुलेटरी मूवमेंट बताना है बेसिकली। शुरू से शुरू करते हैं। गैस्ट्रुलेटरी मोमेंट जो है वो टॉपिक है आपका, गैस्ट्रुलेटरी मोमेंट, ठीक है। सबसे पहली गैस्ट्रुलेटरी मोमेंट जो हम पढ़ते हैं दैट इज इन्वेजिनेशन। क्या होता है इन्वेजिनेशन में, जो सेल है, ठीक है, जैसे ये आपका एम्ब्रियो है, यहां से कुछ इस तरह से सेल जो है वो अंदर की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, तो इसे हम कहते हैं क्या, इनफोल्डिंग, इनफोल्डिंग ऑफ सेल शीट इनटू एम्ब्रियो, राइट। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, सेल मूव इनवर्ड, और ये क्या बनाता है, फॉर्मिंग अ पॉकेट, ठीक है। इस तरह से एक पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, तो क्या बना रहा है, ये एक पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बना रहा है। सो इन्वेजिनेशन किस किस में होती है, एग्जाम्पल देखो यहाँ पे जब भी आप गैस्ट्रुलेटरी मोमेंट्स पढ़ रहे हो, एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे साथ ही साथ। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट एग्जाम्पल से पूछा हुआ है, यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है कि जब सी अर्चिन की गैस्ट्रुलेशन होती है, ठीक है, उस टाइम पे जो शीट है एपिथेलियल सेल्स की जो कि फ्यूचर एंडोडर्म बनाने वाली है, वो ब्लास्टोसील में इनफोल्ड हो जाती है, अंदर की तरफ हो जाती है। तो इस सेल मोमेंट का, इस टाइप की सेल मोमेंट का जो कि गैस्ट्रुलेशन के दौरान हो रही है, उसका नाम बताओ। अब यहाँ पे एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे आ जाता है कौन, सी अर्चिन। तो सी अर्चिन में इस तरह की मोमेंट से क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एंडोडर्म, ठीक है, या एंडोडर्मिस जो भी आप लिखना चाहें, राइट। तो इसी क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या हो जाता है हमारा, इन्वेजिनेशन। किसमें होती है ये, इन्वेजिनेशन एक ऐसी टाइप की सेल मूवमेंट है जिसमें जो सेल हैं वो इस तरह से अंदर की तरफ को मूव करना शुरू कर देते हैं, और जो सेल अब अंदर की तरफ को मूव करेंगे, अब वो फ्यूचर क्या बनाएंगे, फ्यूचर एंडोडर्म बनाएंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ एंडोडर्मिस किस टाइप की मूवमेंट से होती है, इन्वेजिनेशन से होती है सी अर्चिन्स में, राइट। नेक्स्ट हम सेल मूवमेंट की बात करते हैं। नेक्स्ट सेल मूवमेंट है आपका इन्वोल्यूशन, ठीक है। इन्वोल्यूशन में क्या होता है कि इसमें जो एपिथेलियल सेल्स होंगे हमारे,
epithelial cells. They will start rolling inward. ठीक है, और क्या बनाएंगे, एक epithelial cells roll inward to form, basically यहां पर आएगा to form the underlying layer. ठीक है, मतलब इस तरह से आपका एम्ब्रियो था, ठीक है, ये आपका सेल था, सेल के इस तरफ से ऐसे अंदर को, सो सॉरी, इस तरह से अंदर की तरफ को, ठीक है, जो सेल्स हैं वो इस तरह से आना शुरू हो जाएंगे और एक इस एपिथेलियल सेल के नीचे अंडर लेयर बना लेंगे. ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है. तो इसका एग्जाम्पल बेसिकली क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल है हमारा फॉर्मेशन ऑफ मीजोडर्म. क्या बनती है ऐसे, मीजोडर्म बनती है किसमें, एम्फीबियंस में. बस इस तरह से आपको याद करते हो जाना. एम्फीबियंस में मीजोडर्म किस गैस्ट्रुलेटरी मोमेंट से बनेगी, इन्वोल्यूशन से बनेगी. क्या होता है कि जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो इनवर्ड वाली साइड पे आ जाएंगे, एक अंडरलेयर फॉर्म कर देंगे जो कि फ्यूचर मीजोडर्म बनेगी. राइट, इतना समझ गए. नेक्स्ट थर्ड टाइप की गैस्ट्रुलेटरी मोमेंट की तरफ चलते हैं. इन्वोल्यूशन के बाद आ जाता है इंग्रेशन. अब इंग्रेशन में क्या होगा, देखो यहां पर समझने वाली बात क्या है कि यहां पर फ्रीली माइग्रेटिंग सेल्स बनते हैं. ठीक है, कैसे होते हैं, फ्रीली माइग्रेटिंग मीजेनकाइम सेल्स. कैसे बनते हैं ये, फॉर्म कब फॉर्म होते हैं, जब इंडिविजुअल सेल्स, इंडिविजुअल जो इंडिविजुअल सेल्स होते हैं वो लीव कर देते हैं एपिथेलियल सरफेस को. ठीक है, लीव्स एपिथेलियल सेल्स या एपिथेलियल सरफेस. देखो मान लो कि ये आपका कोई सेल है, ठीक है, और ये है आपकी एपिथेलियल सरफेस जो कि इस तरह से एपिथेलियल सेल्स की बनी हुई है. अब जैसे ही ये एपिथेलियल सेल इंडिविजुअली इस लेयर में से निकल करके नीचे फ्रीली माइग्रेट करना शुरू करेगा, ये बन जाएगा मीजेनकाइम सेल. ठीक है, ये क्या बनेगा, मीजेनकाइम सेल बनेगा. अब यहां पर आपको एग्जाम्पल क्या याद रखना है, यहां पर आप याद रखो सी अर्चिन. ओहो, क्या याद रखना है आपको, एक तो सी अर्चिन याद रखना है और दूसरा आपको याद रखना है ड्रोसोफिला. तो जो सी अर्चिन है उसमें जब इस तरह की मूवमेंट होती है, जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो इस तरह से गिरेंगे, मीजेनकाइम सेल्स बनेंगे, तो इसमें बनता है मीजोडर्म फॉर्मेशन. क्या होगी, मीजोडर्म फॉर्मेशन. अब देखो आपको याद क्या रखना है, यहां पर जब हमने इन्वेजिनेशन पढ़ा था, यहां पर हमने क्या बोला था कि यहां पर एंडोडर्म बन रही है, जो फ्यूचर एंडोडर्म, मतलब कि जो एपिथेलियल सेल्स अंदर वाली साइड को गए उन्होंने कौन सी लेयर बनाई, एंडोडर्म लेयर बनाई. सी अर्चिन्स में जब इस तरह की मूवमेंट होगी, इन्वेजिनेशन होगी, तो एंडोडर्म बनेगी. और जब सी अर्चिन्स में इस तरह से फ्रीली माइग्रेटिंग सेल्स, ठीक है, इस तरह से गिरना शुरू हो जाएंगे मीजेनकाइम सेल्स, ये फ्यूचर मीजोडर्म फॉर्मेशन करेंगे. ठीक है, बस इस तरह से आपको रिलेट करके याद करना है. अब ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला में जब इस तरह से एपिथेलियल सेल्स जो है वो फ्रीली माइग्रेट करना शुरू कर देंगे तो क्या फॉर्म होगा, न्यूरोब्लास्ट फॉर्मेशन. ठीक है, क्या होती है वहां पे, न्यूरोब्लास्ट फॉर्मेशन होती है. ठीक है, तो इस तरह से रिलेट करके याद रखो. नेक्स्ट है आपके पास डीलैमिनेशन. ठीक है, डीलैमिनेशन में क्या होता है कि जो आपके एपिथेलियल सेल्स हैं, ठीक है, जैसे ये थे एपिथेलियल सेल्स, ठीक है, ये फ्रीली एक एक करके ना गिर करके पूरी की पूरी शीट जो है वो इस तरह से फॉल ऑफ होना शुरू हो जाती है. ठीक है, पूरी की पूरी लेयर जो है वो यहां से डिटैच होके गिरना शुरू हो जाती है
और ये कन्वर्ट हो जाती है फिर किसमें, क्योंकि पहले ये एपिथेलियल सेल्स की लेयर थी, फिर ये क्या बनेगी, ये बनेगी मीजनकाइमल सेल्स की लेयर, ठीक है। और ये मीजनकाइमल सेल फ्यूचर मीजोडर्म बनाते हैं। समझ गए इतनी बात। अगर सी अर्चिन है तो उसमें मीजोडर्म फॉर्मेशन कैसे होगी, इनग्रेशन की मदद से, यानी कि इंडिविजुअली सेल माइग्रेट करेंगे। ड्रोसोफिला में न्यूरोब्लास्ट फॉर्मेशन कैसे हो रही है, ये एपिथेलियल सेल्स फ्रीली माइग्रेट कर रहे हैं, मीजनकाइम बना रहे हैं, और फिर मीजनकाइम से नेक्स्ट न्यूरोब्लास्ट फॉर्मेशन हो रहा है, और सी अर्चिन में मीजोडर्म बन रही है। लेकिन यही जो डीलैमिनेशन प्रोसेस है, इसमें सेल फ्रीली माइग्रेट ना करके पूरी की पूरी लेयर जो है वो फॉल ऑफ हो जाती है, मीजनकाइमल सेल्स बन जाते हैं, और मीजनकाइमल सेल्स जो है वो फ्यूचर मीजोडर्म बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या बनता है, फॉर एग्जाम्पल आप याद रख लो, इस तरह से बनता है हाइपोब्लास्ट, ठीक है। हाइपोब्लास्ट की फॉर्मेशन होती है इन बर्ड्स और मैमल्स में, ठीक है। तो ये किसकी मदद से होता है, डीलैमिनेशन की मदद से, ठीक है। लास्ट हमारी जो गैस्ट्रुलेटरी मोमेंट है दैट इज एपिबोली। अब एपिबोली खास इसलिए है क्योंकि देखो जैसे ये एग है, एग में यहां पर क्या होता है, योक प्लग होता है, जैसे जैसे सेल की ग्रोथ होती है ये योक जो है वो खत्म होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो अब होता क्या है, यहां पर जो एपिथेलियल सेल्स होंगे वो कुछ इस तरह से एक्सपैंड करना शुरू कर जाते हैं, इसके ऊपर पूरा का पूरा इसको कवर अप करने के लिए एक्सपैंड करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही ये इसके ऊपर एक्सपैंड करेगा, ये न्यूक्लियर, ये जो योक न्यूक्लियर है ये भी एक्सपैंड करना शुरू कर देता है कुछ इस तरह से कि ये पूरा का पूरा जो है वो मतलब कवर अप करने की कोशिश करता है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ एक कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट दिखाते हैं, ठीक है। सो कोऑर्डिनेटेड सा एक्सपेंशन होता है, हम ऐसा कह सकते हैं। सो ये जो कोऑर्डिनेटेड एक्सपेंशन होता है ये सिर्फ इसीलिए होता है ताकि ये जो योक है, ठीक है, या फिर ये जो ब्लास्टोपोर है इसको कवर अप किया जा सके, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे जो एपिथेलियल सेल है वो इसको एनगल्फ कर लेता है बेसिकली, ठीक है, पूरा का पूरा ब्लास्टोपोर को क्लोज कर देता है, और इसी मोमेंट को हम कहते हैं एपिबोली, और इसको लास्ट गैस्ट्रुलेटरी मोमेंट भी कहा जाता है, ठीक है। तो आप कैसे इसको लिख सकते हो कि यहां पर एक्सपेंशन होती है, एक्सपेंशन ऑफ epithelial cells and yolk nuclear, जो कि कैसी होती है, कोऑर्डिनेटेड होती है, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ epithelial cell and yolk nuclear टू एनगल्फ, क्या करेगा ये, टू एनगल्फ yolk एंड क्या करेगा, क्लोज द ब्लास्टोपोर, राइट। तो ये पूरा का पूरा जो मोमेंट है इसको कहा जाता है एपिबोली। अब आपको यहां पर याद क्या रखना है, वो याद रखने वाली चीज है ये, इस मोमेंट से क्या होगा, सबसे पहली बात तो ये यहां पर एक्टोडर्म फॉर्मेशन होती है। तो आपसे पूछेगा एक्टोडर्म फॉर्मेशन जो है वो एम्फीबियंस में किस मोमेंट की वजह से, किस गैस्ट्रुलेटरी मोमेंट की वजह से होती है, तो आप सीधा क्या टिक करोगे, एपिबोली, ठीक है। कैसे होती है वो आपको पता है, एपिथेलियल सेल्स एक्सपैंड करते हैं, योक न्यूक्लियर एक्सपैंड करता है और पूरा का पूरा योक को एनगल्फ कर लेता है, ब्लास्टोपोर को जो है वो क्लोज कर देता है, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरी चीज जो एक्टोडर्म फॉर्मेशन है बर्ड्स में वो भी ऐसे ही होता है, देन सी अर्चिन्स में वो भी ऐसे ही होता है, उसके बाद ज़ेब्रा फिश, ठीक है, और साथ ही साथ ट्यूनिकेट्स हो गए जो, ठीक है, ट्यूनिकेट्स यानी कि किसके हैं ये पार्ट, यूरोकॉर्डेट्स के, यूरोकॉर्डेट्स, राइट। तो ये हैं आपके 5 टाइप के मोमेंट, ठीक है, जिनके बारे में हमने पूरी कंप्लीट बात जो है वो कर ली है। तो इन्वेजिनेशन में आपको क्या याद रखना है, सी अर्चिन होगा, सी अर्चिन में एंडोडर्मिस की फॉर्मेशन जो है वो इसकी मदद से होती है। क्या होता है,
इतना याद रखना है कि जो ये इनवर्ड मूवमेंट है सेल्स की, इस तरह से पोक टाइप स्ट्रक्चर जो है यानी पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर वो बन जाता है। फिर उसके बाद इन्वोल्यूशन याद रखना है। इन्वोल्यूशन में फॉर्मेशन होती है मीजोडर्म की एम्फीबियंस में। तो क्या होता है, यहाँ से जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो अंडर लाइंग एक लेयर बना लेते हैं जो कि फ्यूचर मीजोडर्म हमारी बनेगी। उसके बाद इंग्रेशन, इंग्रेशन में आपको याद रखना है कि इंडिविजुअल सेल्स जो है वो फ्रीली माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं। एपिथेलियल सेल से ये मीजेनकाइम सेल्स में बदल जाते हैं और ये फ्यूचर मीजोडर्म फॉर्मेशन करेंगे, किसमें, सी अर्चिन्स में, और ड्रोसोफिला में ये न्यूरोब्लास्ट फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद डीलैमिनेशन आपको कैसे याद रखना है कि इंडिविजुअल सेल्स ना गिर करके पूरी की पूरी लेयर ऑफ सेल जो है वो फॉल ऑफ करती है और इस तरह से हाइपोब्लास्ट फॉर्मेशन होता है बर्ड्स में, मैमल्स में। और ये जो पूरी लेयर है इसको हम बोलते हैं मीजेनकाइमल सेल्स और ये फ्यूचर मीजोडर्म भी बनाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है एपिबोली। एपिबोली में क्या होता है, एपिथेलियल सेल्स का एक्सपेंशन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, न्यूक्लियर योक भी एक्सपेंड करना शुरू कर देता है और इसकी वजह से पूरा का पूरा जो योक है उसको एनगल्फ कर लेता है ये एपिथेलियल सेल्स और ब्लास्टोपोर जो है वो पूरा का पूरा बंद हो जाता है। तो इस मोमेंट से क्या होता है, एक्टोडर्म फॉर्मेशन होती है बहुत सारे प्राणियों में, जैसे कि एम्फीबियन, बर्ड, सी अर्चिन, जेब्राफिश, ट्यूनिकेट्स। ठीक है, इन सब में। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप आपको मजा आया होगा पढ़ने में। इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, हमारी वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इससे पहले हमने ऑलरेडी PYQ जो ICMR के डिस्कस कर रखे हैं, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से हमारी सारी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ।